बड़े भाई अभी एमएलए में मल्टीपल टाइम मुझे रहे राकेश महाराज जी सेल्स को देखें और आदरणीय लीगल सेल्स। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर ही और जेन्युइनली 10 मिनट के अंदर ही खत्म करूं, क्योंकि ज्यादा बातें आपसे हो चुकी हैं। थोड़ा इस रेस्पेक्ट के साथ बोलेंगे कि हम इसको लेके जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और हमको डिस्ट्रिक्ट्स में जाके क्या बात करनी है, क्या समझाना है, जनता के बीच में क्या बात करनी है। टेक्निकलिटीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि टेक्निकलिटीज पे बात नहीं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यह असंवैधानिक प्रस्ताव, असंवैधानिक रेजोल्यूशन तो प्रस्ताव हो गया, असंवैधानिक है क्या? असंवैधानिक हो गया जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अल्ट्रा वायरस। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, या तो अल्ट्रा वायरस हो या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि वो चीज करना जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं, और अल्ट्रा वायरस वो चीज करना जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान के खिलाफ है। दोनों ही सूरत में ये प्रस्ताव जो है वो इलीगल हो जाएगा, चाहे वो अल्ट्रा वायरस होगा या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो पहले दो चीजों में इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या ये प्रस्ताव जो है ये असंवैधानिक है, या इस प्रस्ताव को जिस तरीके से पास किया गया वो असंवैधानिक। मेरी कोशिश ये होगी ये प्रूव करने की आप लोगों के सामने कि ये प्रस्ताव को देना ही, इस प्रस्ताव के कंटेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, और जिस ढंग से इस प्रस्ताव को पास किया गया या जो ड्रामा किया गया पास करने का वो भी असंवैधानिक। इस बात को बढ़ाते हुए पहले देखते हैं कि प्रस्ताव जिस चीज के लिए रखा गया कि वो स्पेशल प्रोविजंस जो जम्मू कश्मीर के पास थे, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो जम्मू के पास थी, कौन सी थी? इसमें 370 का नहीं लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये 370 नहीं, इसमें स्पेसिफिकली लिखा है वो जो हमारे पास पहले थी उसको वापस रिस्टोर करने की बात करें। पहले क्या था? 370 हर कोई जानता है, 370 नहीं लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो 370 की रेस्टोरेशन की बात करना एक बात, और ये लिखना कि 370 को यूनिलैटरली विड्रॉ किया गया, ये दो चीजें। 370 को रेस्टोर कोई कर सकता है, पहले इसके बारे में सोचिए कि क्या जो पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को कर दिया, कोई भी ताकत क्या उसको वापस ला सकती है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो कभी होने वाला नहीं। कल अगर डिस्टेंट फ्यूचर में 50 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ना भी हो, किसी और पार्टी की भी हुकूमत हो, मेजॉरिटी भी हो, तो क्या 370 वापस आएगा? नहीं आएगा। मैं रीजन सिंपल सी बता देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में एक वर्ड आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कोई भी अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ चलती है, वो अमेंडमेंट जो है वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है सॉवरेनिटी, भारत की सॉवरेनिटी। अगर 370 के बारे में रेजोल्यूशन 100 साल के बाद भी आए, तो वो रेजोल्यूशन अगर पार्लियामेंट ने पास कर भी दी तो सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन उठ जाएगी, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को हिट कर देगी। जब 370 लाया गया था तो उस टाइम पे 370 को बेसिक स्ट्रक्चर से बचा के रखा गया था, वो पार्लियामेंट ने उसी टाइम पे बचा लिया था, अब तो नहीं बचाया है किसी ने। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने की आगे सोच इसके आगे की नहीं है, लेकिन इसका एक बड़ा सिनिस्टर प्लान भी है, इसके पीछे एक देशद्रोही जो है सोच भी है, उसके बारे में मैं 2 मिनट की बात करता हूं। तो इस तरह का प्रस्ताव जो है वो अगर पास हो भी गया और इस प्रस्ताव के ऊपर अगर जनमत भी बन जाए पूरे कंट्री में, तब भी आर्टिकल 370 अब वापस आने वाला नहीं। एक चीज। दूसरी चीज जिसके ऊपर हमें बड़ी ऑब्जेक्शन है, इस प्रस्ताव में वर्ड लिखा गया कि
उन प्रोविजंस को वापस लेके आइए जो यूनिलेटरली विड्रॉ हुए। यूनिलेटरली का मतलब क्या है? यूनिलेटरली का मतलब है सभी को सुने बगैर, जिसमें सबकी सुनवाई नहीं हुई। तो क्या 5 अगस्त का जो फैसला था वो बगैर सबको सुने हुए हुआ था? उसके बारे में पार्लियामेंट में डिबेट हुई। उस डिबेट में जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मसूदी साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बाकायदा बहस की। पीडीपी की तरफ से उनके 2 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस की तरफ से उसमें लार्जर पार्टिसिपेशन हुई। तो पूरे कंट्री में सुनवाई होने के बाद फैसला हुआ। और जब आप ये कहते हो कि ये यूनिलैटरल फैसला है, आप क्या पार्लियामेंट के ऊपर उंगली नहीं उठाते हो कि देश की पार्लियामेंट पूरे कंट्री को सुनने के बाद जो फैसला करती है, आप कहते हो कि वो फैसला सबको सुने बगैर हो गया। तो इसके लिए प्रधान जी ने जो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये वक्तव्य रखा था कि आप जब कहते हो कि यूनिलैटरल फैसला है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच है। जिसने ये रेजोल्यूशन पास की है, जिसने ये रेजोल्यूशन मूव की है, वो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को उसने ब्रीच किया है, एंड द एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन। दैट इज सो फॉर एज द कंटेंट्स आर कंसर्न्ड। अब प्रोसीजर क्या है? पहला प्रोसीजर तो ये है कि जब कोई रेजोल्यूशन पास होती है, उसका एडवांस नोटिस होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। पहला प्रोसीजर तो ये है कि पार्लियामेंट में अगर ये असेंबली में अगर कोई रेजोल्यूशन होती है तो उसका एडवांस नोटिस होना चाहिए। लेकिन स्पीकर साहब अर्जेंसी की सिचुएशन में कह सकते हैं कि एडवांस नोटिस की जरूरत नहीं है, इसको डिबेट पे रख लेते हैं। इस तरह की बात जो कि पार्लियामेंट के डिसीजन को अपसेट करने की बात हो, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपसेट करने की बात हो, वो एक चोर दरवाजे से अंदर लाया जाता है और बगैर किसी डिबेट के उसको पास कर दिया जाता है। तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो? ये प्रोसीजर फॉलो को नहीं करना इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताता है। इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं, इसके ऊपर डिबेट करने की किसी ने मौका नहीं दिया। वरना अगर डिबेट होती, क्यों मौका नहीं दिया? देखिए, अगर उस टाइम पे असेंबली में हमारी प्रोटेस्ट चल रही थी तो हाउस को अर्जन कर देते, अगले सेशन में आता, ये दोबारा डिस्कस होता नहीं है क्या? पार्लियामेंट में होता है। ये तो 370 को हम भी तो ऐसे पास कर सकते थे पार्लियामेंट में बगैर डिबेट। लेकिन हमने 370 को एब्रोगेट जब किया तो पार्लियामेंट में ऐसे पास नहीं किया, हमने डिबेट करवा के किया। तो वो डिबेट का राइट जो है लेजिस्लेटर का, लेजिस्लेटर खाली डिबेट नहीं करता। लेजिस्लेटर्स के डिबेट करने का मतलब था कि पूरे का पूरा जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के भी वो वोटर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है, वो बोलेंगे अपने एमएलए के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कि हम नहीं चाहते। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका एक बार इंपैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। इस रेजोल्यूशन की वैल्यू नहीं है। It is not even worth the paper on which it is written or passed. इसकी कोई वैल्यू नहीं। वो हम भी समझते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी समझते हैं, वो कश्मीर की जनता भी समझती है कि इस रेजोल्यूशन के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई पार्लियामेंट का डिसीजन चेंज नहीं होगा, ना बदलेगा। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि पॉलिटिक्स जो है वो तथ्यों की गेम नहीं होती। पॉलिटिक्स इज नॉट ए गेम ऑफ फैक्ट्स, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रिसेप्शन। पॉलिटिक्स वो होती है जो लोग समझते हैं, जिनको लोगों को फीड किया जाता है, वो नहीं होती जो तथ्य। तथ्यों के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं चलती, तथ्यों के ऊपर डिबेट चल सकती है। तो प्रिसेप्शन क्या बनी? प्रिसेप्शन ये बनी कि मेजॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यह खाली कश्मीर की बात है, मेजॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑफ द व्यू कि जो 370 को वापस दिया गया, हम उसके साथ नहीं। ये एक मैसेज देने की कोशिश की। क्या ये अकेला मैसेज है और इसका क्या इंपैक्ट है? लेकिन इस रेजोल्यूशन के आने से पहले, 4 दिन पहले, इससे पहले डॉक्टर फारूक साहब का बयान आता है
वो ये कहते हैं कि मिलिटेंट जो इनकाउंटर में आपके पास फंस गया उसको मारिए मत, उसको पकड़िए। उसको मारना नहीं है फोर्सेस में, उसको पकड़ना चाहिए, ये देखने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी क्या है, किसको समझाना है कॉन्स्पिरेसी क्या है। खाली डॉक्टर फारूक साहब को नहीं पता है कि कॉन्स्पिरेसी किसके साथ मिलिटेंट्स जो है जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी के साथ आते हैं। लेकिन एक मैसेज देने की बात, मैसेज दिया गया कि मिलिटेंट्स को मारो मत, अरेस्ट करो, और उसके बाद दूसरा मैसेज ये आ गया कि 370 की हमने रेजोल्यूशन पास कर दी कि 370 का फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता या खासकर कश्मीर की जनता के मन के मुताबिक नहीं हुआ। आप याद रखिए कि 370 के खत्म होने के बाद मिलिटेंसी जो खत्म हुई है, जो स्टोन पेल्टिंग खत्म हुई है, उसकी वजह क्या? फोर्सेस तो पहले भी यही थी, मिलिटेंट्स पहले भी यही थे। 2019 से पहले मिलिटेंट्स को मारना मुश्किल था, 2019 के बाद मिलिटेंट्स को ढूंढना मुश्किल है, ढूंढे नहीं मिलते। रीजन ये है, 2019 से पहले जब मिलिटेंट्स का इनकाउंटर किया जाता था, इनकाउंटर में इन्वॉल्व होते थे, तो जनता जो है वो बड़ी तादाद में वहां पे स्टोन पेल्टिंग करने के लिए आ जाती थी, शील्ड बन जाती थी, ह्यूमन शील्ड बनती थी। 2019 से लेके 2024 तक हमने ये स्थिति को बदल दिया। अब जनता मिलिटेंट्स की शील्ड नहीं है, ह्यूमन शील्ड्स नहीं है, अब जनता मिलिटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो ये मैसेज, जो दो मैसेजेस जा रहे हैं, एक तो डॉक्टर फारूक साहब के बयान का मैसेज पाकिस्तान को या बॉर्डर के पार बैठे हुए लोग या वो मिलिटेंट्स जो जम्मू कश्मीर में हैं उनको, कि आप लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा मैसेज ये रेजोल्यूशन के थ्रू कि 370 को खत्म करना, और उसके बाद के हालात जो पैदा किए गए वो जम्मू कश्मीर की जनता को पसंद नहीं। मतलब आप वापस आ जाइए स्टोन पेल्टिंग पे, वापस आ जाइए हड़तालों के कैलेंडर के ऊपर, और अराजकता पूरे जम्मू कश्मीर में फैला दीजिए। ये मंसूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस लेके, इसको रेजोल्यूशन को लेके असेंबली में आता है। लेकिन अगर ये असेंबली में रेजोल्यूशन लाना वाकई कोई पॉलिटिकल मोटिव होता या पॉलिटिकल एजेंडा होता, तो इस रेजोल्यूशन को जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस था तो उस एड्रेस में शामिल होना चाहिए था कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। क्यों उसको शामिल नहीं किया गया? क्योंकि उस दिन तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस तक नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर नहीं थी कि हमको 370 के ऊपर रेजोल्यूशन लेके आना है या नहीं है। क्या लगातार इलेक्शन के दिनों में भी पहले 370 के ऊपर बात करने के बाद लगातार बयान दिए गए कि हम 370 के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, हम स्टेट के बारे में बात करेंगे। ये रेजोल्यूशन रिएक्शनरी रेजोल्यूशन, ये महबूबा की पार्टी ने ट्रैप किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस ट्रैप में। अगर वहीद फरा पहले दिन रेजोल्यूशन मूव नहीं करते 370 के ऊपर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई जल्दी नहीं थी 370 की रेजोल्यूशन लाने की। ये कश्मीर में गेम चल रही है कि ज्यादा एंटी नेशनल कौन, भारत के खिलाफ ज्यादा बोलने वाला कौन। वहीद फरा ने बात की, उसकी रिएक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन लेके आए बताने के लिए कि पीडीपी अगर भारत विरोधी बात करती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे बड़ी भारत विरोधी बात कर सकती है। तो अभी तो उमर कहता है कि जो मैं करना चाहता था वो कर दिया। क्या करना चाहते थे? अब भारत के विरोध में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। और वो लोग जिनके ऊपर हमको या मीडिया ने कहा कि हमारी बी टीम है, सी टीम है, उनकी क्या रिएक्शन थी असेंबली? अब सोच साहब की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, वो बढ़ चढ़कर भारत के अगेंस्ट बोले इस रेजोल्यूशन की फेवर में। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बात की तो सोच साहब ने उसे 3 बातें और जाके आगे, क्योंकि कश्मीर में इस टाइम पे लोगों के बारे में गलत फहमी पॉलिटिकल पार्टीज को ये है कि भारत के खिलाफ बात करेंगे तो लोग ज्यादा उनके साथ जुड़ेंगे। जब तक कश्मीर में ये सोच रहेगी, कश्मीर में शांति की स्थापना करना मुश्किल होगा।
मैं सिर्फ एक दो बात और करके बात को विराम दूंगा। रेजोल्यूशन की बात किसने की? ये 370 को वापस लाने की बात किसने की? आप इलेक्शन के दिनों में याद रखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज भी नहीं किया था, तब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया बकायदा मीडिया में। उन्होंने कहा कि हमारा मौकूफ, हमारा सोचने का तरीका, हमारा मोटिव वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हम चाहते हैं कि 370 रिस्टोर। और जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये बयान देता है मीडिया के ऊपर आके, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो रिलीज होता है जिसमें ये बात को ऐड किया जाता है। वो हमको नहीं पता है कि एजेंडा किसका है। ये पाकिस्तान का एजेंडा जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया गया। अब लीगलिटी के ऊपर जलाली साहब काफी बोल चुके हैं, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। जस्ट ट्राइंग टू से वन और टू थिंग्स ओनली। एक यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो स्टैट्यूटरी बॉडी? देखिए, ये स्टेट नहीं है। स्टेट के इलेक्शंस जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत होते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन जो हुए हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये डिसाइड करेगी कि पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर जैसे जलाली साहब पूछ रहे थे कि अगर स्टेट होती तब भी कोई फर्क नहीं होता। अगर स्टेट की असेंबली होती जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी होती, तो स्टेट की असेंबली को भी कोई इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट को बताना क्या कि आप क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 वापस नहीं देना है ना भाई। ये तो रेजोल्यूशन जिसने बनाई है, अब श्याम जी कहते हैं कि राठौर साहब ने बनाई है, किसी ने भी बनाई हो, जिसने बनाई है उसको कानून के बारे में बिल्कुल समझ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट 370 को वापस नहीं ला सकती। दैट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को डायरेक्शन देने की इख्तियार जो है वो किसी को नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं। तो ये रेजोल्यूशन कैसे लाई जा सकती थी असेंबली में? पार्लियामेंट के डिसीजन को क्वेश्चन मार्क लगाया कि यूनिलैटरल है, और फिर आप पार्लियामेंट से एक्सपेक्ट करते हो कि आप इस डिसीजन को बदल के दोबारा आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में लेके आओ। और अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, देखिए कंटेंट्स और प्रोसीजर दो ही तो चीजें हैं, क्वेश्चन मार्क हैं 370 के ऊपर कि क्या 370 को हटाना ठीक था या गलत था। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा हो गया कि क्या 370 को ठीक तरीके से हटाया गया था या नहीं हटाया। These are the only two questions. 370 को उठाया जाना ठीक था या नहीं था, दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। उसको उठाने का तरीका ठीक था या गलत था, दिस इज अ लीगल डिसीजन। तो 370 को उठाए जाने का फैसला एक माकूल फैसला था जिसको 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम्स को अगर आप समझें तो आर्टिकल 370 ने कब कहा था कि ये परमानेंट फीचर है? आर्टिकल 370 तो टेम्पररी प्रोविजन था भाई, उसको फ्रॉड से एक्सटेंड किया गया। मैं दो लाइनों में अगर आपको कह दूं कि पहले 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इंडिया एक्ट के हिसाब से ये डिसाइड हुआ कि हर स्टेट, हम फॉलो करना चाहते थे अमेरिका का सिस्टम। उसमें कहा गया कि हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करेगा कुछ ही मैटर के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डील करेगा, वो करेंसी के ऊपर डील करेगा, वो बाकी 2-3 इश्यूज के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर डील करेगा। बाकी सभी इश्यूज जो हैं वो हर स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उसके हिसाब से चलाएगी।
लेकिन 1949 में डिबेट्स के दौरान ये डिसाइड हुआ कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जो स्टेट्स के राइट्स हैं उसको शेड्यूल में रख दो, पावर स्टेट को दे दो, लेकिन वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में आ गए, 7th शेड्यूल में आ गए। तो बाकी स्टेट्स ने इसके ऊपर एग्री कर लिया। बाकी स्टेट की, क्योंकि उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए, तो उन्होंने एग्री कर लिया कि हमारे को अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, हमारे राइट उसी में रिजर्व कर। जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन पाई थी। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सटेंड कर पाती, तो इसलिए ये प्रावधान रखा गया 370 में। 370 कोई सब्स्टेंटिव राइट नहीं देता है, 370 में कोई किसी का कोई राइट नहीं था। 370 में सिर्फ ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्लाई कैसे करना है जम्मू कश्मीर के ऊपर, और दूसरा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टोटल अप्लाई करने के लिए किसकी कंसेंट चाहिए। तो कहा गया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन जाती तब तक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन से प्रावधान अप्लाई करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसका फैसला कर देगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई करना है, इसके आगे तो कुछ था नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही इसलिए थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अप्लाई करना है जम्मू, उसने फैसला नहीं किया। वो फैसला करने की जगह आप लोगों ने एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का बना दिया, वो तो हर स्टेट कर सकती थी। तो दैट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। 370 जो है वो फ्रॉड से लाया गया था। 370 की एक्सटेंशन जो है वो फ्रॉड से हुई थी, और 370 से ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा नुकसान 35A से। 370 के माध्यम से जो 35A लाया गया, जिसके हिसाब से जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत बनाने की कोशिश की गई। देखिए सेपरेटिज्म क्या है? सेपरेटिज्म का मतलब यह है कि हम बाकी भारत से अलग हैं, हमारी अलग पहचान है, यही तो लड़ाई है। तो अलग लड़ाई है, अलग हम लोग हैं, ये कहां से शुरू हुआ? ये 35A से तो शुरू करवाया आपने। आपने 370 को खत्म नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खत्म होने के बाद, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो साइने डाई जो है वो बंद कर दी गई। ना उसमें फैसला हुआ 370 को लेना है, ना फैसला हुआ 370 को खत्म करना। जब आपने 35A को इलीगल तरीके से लाया और एक सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की, ये सारी की सारी मिलिटेंसी और सारे का सारा सेपरेटिज्म जो है दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ 35A। और ये एक फॉल्स प्रिसेप्टिव जो बन गया कि 370 की वजह से हम बाकी देश से अलग हैं, इसको खत्म होना ही था। और लास्ट में आपको मैं ये कहूंगा कि 370 को खत्म करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, क्या वो प्रोसीजर वैलिड था या वैलिड नहीं था, इसके ऊपर क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करते हैं। यही इशू सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी कि क्या 370 को ठीक तरीके से ध्वस्त किया गया था या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से 370 को खत्म किया गया उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गलती नहीं। तो आज के दिन में 370 का वापस, कुछ चीजें मैं वाइंड अप करता हूं, 370 का वापस आना पॉसिबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट लीगली पॉसिबल, ना ही ये पॉलिटिकल पॉसिबल। दूसरी बात है कि इस रेजोल्यूशन को यूनियन टेरिटरी की असेंबली में लाया ही नहीं जा सकता। तीसरा यह है कि इसकी वर्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी खिलाफ है, वो पार्लियामेंट के डिसीजन के भी खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ। पांचवी बात यह है कि बगैर डिबेट किए हुए पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट को एंटी नेशनल बना देना, पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को पाकिस्तान की गोद में बिठा देना पॉलिटिकली, ये जो कोशिश की गई, ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के वोट जो हैं बाकी सभी पार्टी से ज्यादा है। कश्मीर में हमारी प्रेजेंस कितनी बड़ी है, लास्ट इलेक्शन से पहले नंबर ऑफ वोट्स आप देख लो, हम तो नंबर 2 पे भी आए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कश्मीर में, आने वाले इलेक्शन में नंबर 1 पे भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने लोग जो जुड़े हैं वो इसीलिए जुड़े हैं कि लोग अब ये समझ चुके हैं कि ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में से एक को चुनने की है, और भारतीय जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं वो हमेशा भारत को ही चुनेंगे, पाकिस्तान को नहीं चुनेंगे। एक कोशिश
आजादी के बाद से शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर को एक अलग से रियासत बनाई जाए, अलग से कंट्री बनाया जाए, उस पे फॉरेन डिबेट कभी फिर हो तो देखने का कि उसमें अमेरिकन रोल क्या था। वो यहाँ पे आके एक बफर जोन बनाना चाहते थे, चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए रशिया यहाँ पे आके अलग से बफर जोन बनाना चाहता था। लेकिन तथ्य ये है कि जम्मू कश्मीर भारत की रूह है। भारत का अगर आप कंसेप्ट देखोगे तो उसमें जम्मू कश्मीर जो है वो भारतीयता का कंसेप्ट है कि जिसमें सभी धर्म जो है वो रह सकते हैं। जब देश का बंटवारा हुआ था, मैं इसके ऊपर बात खत्म करूंगा, देश का बंटवारा हुआ था तो देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हुआ। देश का बंटवारा हुआ था जो मुस्लिम कंसेप्ट के साथ, जो एक मुस्लिम देश बनाना चाहते थे, उनके और सेकुलरिज्म के बीच में। वो लोग जो खाली मुसलमान कंट्री बनाना चाहते थे और वो लोग जो सब मिलकर रहना चाहते थे, ये बंटवारा उनके बीच में था। आज पाकिस्तान में 10% हिंदू 1947 में, आज तो 1.कुछ% है, 1.7 है। और अगर आप मुस्लिम आबादी को देखेंगे जम्मू भारत में तो कई गुना बढ़ गई 1947 से। ये देश है जो हर किसी को पनपने का मौका देता है। इस देश में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस देश में हर खित्ते को, हर रिलीजन को आगे बढ़ने का राइट है। अपना हिस्सा हर किसी का है। मैं ये कहूंगा कि ये गोष्ठी जो लीगल सेल और ह्यूमन राइट्स सेल ने की और राकेश जी के सुपरविजन में ये हुई, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट गोष्ठी है। क्योंकि जो पार्टी का ये फैसला है कि डिबेट जिसका राइट हमारे को डिनाई किया गया असेंबली में, अब हम वो डिबेट लोगों के बीच में लेके जाएंगे। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिबेट का माहौल बनेगा। जो आपने असेंबली किया, जैसे श्याम जी ने कहा कि हम एक शैडो मिनिस्ट्री बनाएंगे, ऐसे ही हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक शैडो असेंबली बनाने की जरूरत है, जिस असेंबली में डिबेट हो और जो आज हमने चर्चा की है इसको आगे लेके जाए, उसी डिबेट का इसको हिस्सा बनाए, ताकि लोगों को समझ आए कि लड़ाई खाली रेजोल्यूशन की नहीं है, ये लड़ाई हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई। अगर इस लड़ाई में हम पीछे छूट गए तो फिर वापस जो है वो 90s वाले हालात बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ताकतें वापस कश्मीर को और जम्मू को उसी तरफ लेके जाना चाहती हैं। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद मिलिटेंसी की वारदातें जो है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि इस तरह की रेजोल्यूशन से और इस तरह की सियासी बयानबाजी से मिलिटेंट्स के हौसले बढ़ते हैं। जो लोगों ने इतनी कुर्बानियां करके, हजारों लोगों ने अपनी जान देके 370 को खत्म किया था, उसके लिए अगर हजारों की जगह लाखों कुर्बानियां और भी देनी पड़ेंगी, लेकिन इस तरह के हालात दोबारा बने जम्मू कश्मीर में, उसको रोकने की अशद जरूरत है। शुक्रिया, मेहरबानी, आपने सुना। मैं